सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और सही रणनीति चाहिए। अगर आप भी यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चैलेंजिंग साबित हो सकती है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना जरूरी है। बिना ओटीआर के आप आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या कोई भी यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओटीआर की प्रक्रिया नई है, इसलिए बहुत से लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि यूपीएससी ओटीआर कैसे करें ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ओटीआर क्या है और वो क्यों जरूरी है। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी द्वारा शुरू की गई एक नई प्रणाली है जिससे उम्मीदवारों को हर बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओटीआर करने से आपका नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स पहले से सेव हो जाएगी और जब भी आप कोई फॉर्म फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। बिना ओटीआर के यूपीएससी परीक्षा का आवेदन नहीं कर सकते। यानी अगर आप यूपीएससी की किसी भी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ओटीआर करना अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको ओटीआर करके दिखाता हूँ। ओटीआर करने के लिए आप सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें दिया गया है कि आपको अपना नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है और नाम से पहले मिस्टर, मिसेज इत्यादि ना लगाएं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, उसके बाद में नाम को कंफर्म करना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपने अपना नाम चेंज किया है। अगर नाम चेंज किया है तो इसको यस करेंगे और अपना चेंज वाला नाम बताएंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अपना जेंडर कंफर्म करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसमें एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है फादर नेम, उसके बाद में फादर नेम कंफर्म करेंगे। इसके बाद में मदर नेम फिल करेंगे और मदर नेम को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो सजेस्ट करेंगे। इसमें आपको कुछ धर्म देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन। अगर आप इनमें से आते हैं तो इसे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो कि एक्टिव होना चाहिए। अल्टरनेट में आप डाल सकते हैं, ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी एक मेल आईडी देनी है, उसके बाद में अल्टरनेट को खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको 10th का रोल नंबर टाइप करना है। इसके बाद में आपको कोई 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन देने हैं। इनमें से जिस भी क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर नीचे देना है आपको। ये क्वेश्चन आपको तब काम आते हैं जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। जो भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें उसे याद रखें। इसके बाद में कैप्चर फिल करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें शो हो जाएगी जिसको हम एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक नजर आती है तो इसको भी अपडेट चेंज पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा फिल करी गई सभी एंट्री ठीक है तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, जिनको दोनों को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास में ओटीपी नहीं आता है तो आप इनको रीसेंड भी कर सकते हैं। हमारे दोनों ओटीपी आ चुके हैं जिनको मैं डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने वेरीफाई किया तो मुझे ओटीआर आईडी मिल गई है, तो जिसका मैं प्रिंट आउट लेकर रख लूंगा। ये अभी सिर्फ हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, इसके आगे भी हमें फॉर्म फिल करना है। फिर से लॉगिन पेज पर आएंगे। लॉगिन पेज पर आने के लिए इसमें आपको लॉगिन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। इसमें हमें लॉगिन करने के लिए मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर नंबर, तो हम तीनों में से किसी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। इसमें हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो हम मोबाइल नंबर या मेल आईडी से ही करेंगे, क्योंकि ओटीआर से करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो हमने इसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो ये हमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और नीचे आएंगे, सबमिट करेंगे। ये हमारी ओटीआर की प्रोफाइल है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ओटीआर में ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये जो भी आपको दिख रहे हैं इधर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ओटीआर में कंप्लीट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी को पूरा कर लेंगे। इसमें पहला स्टेप आता है हमारा पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारा नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मेल आईडी और रोल नंबर ऑलरेडी मेंशन है। इसमें नीचे हमें अदर देन ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी नेशनलिटी बतानी है। तो हम इंडिया से ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आता है मातृभाषा। तो सभी राज्यों की अपनी अपनी मातृभाषा होती है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपको अपने जन्म का स्थान बताना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जैसे पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन, विलेज का नाम। उसके बाद में अपना राज्य बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड डालेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी का, जिसमें हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति एससी कैटेगरी से फॉर्म को फिल करते हैं तो इसमें आपको एससी का सर्टिफिकेट देना होगा और उसके बाद में आपको डेजिग्नेशन बताना है कि वो किस पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। तो हमारे यहाँ तहसीलदार के द्वारा होता है, मैंने तहसीलदार सेलेक्ट किया है। इसके बाद में आपको अपना स्टेट बताना है, किस स्टेट से इशू हुआ है। तो मैं यूपी
से हूँ तो मैं यूपी डाल लेता हूँ। उसके बाद में आपको इशू की डेट बतानी है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग। आपका सर्टिफिकेट जहाँ से इशू किया गया है आपको वहाँ का फुल एड्रेस बताना है जिस भी तहसील या ब्लॉक से हुआ है। नेक्स्ट आता है यदि आप अनुसूचित जाति से हैं तो अपना धर्म बताइए। तो इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, तो आप जिस भी धर्म से आते हैं ऐसी कैटेगरी में उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति, जनजाति, समुदाय का नाम बताइए। तो आपकी जाति प्रमाण पत्र में जो भी आपकी जाति का नाम लिखा हुआ है आपको वो बताना है इसमें। इसके बाद में बताना है सेंट्रल की लिस्ट में आपकी जाति किस नंबर पे आती है। तो इसको जानने के लिए नीचे एक लिंक दिया गया है सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी, इसके सामने एक लिंक है। आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और गो टू लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नई साइट ओपन हो जाएगी। आप जिस भी राज्य से हैं अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैं इसमें यूपी सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद में एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें एससी की सभी जाति दी गई हैं। आप इसमें अपनी जाति को सर्च कर लेंगे। आपके सामने जो भी नंबर लिखा गया है आप उसी नंबर पे आते हैं सेंट्रल की लिस्ट में, तो आप उस नंबर को टाइप कर लेंगे इसमें। इसी तरह से यदि कोई कैंडिडेट एसटी में आता है तो वो एसटी सेलेक्ट करेंगे और सेम वही चीजें फिल करेंगे, लेकिन बस उनका लिंक चेंज हो जाएगा। बस उस लिंक को कॉपी करेंगे, गो टू लिंक करेंगे, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में अपनी जाति को देख लेंगे किस नंबर पे है, उस नंबर को टाइप कर देंगे। और यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी से है तो वो अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे ओबीसी। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। यदि कोई कैंडिडेट क्रीमी लेयर में है तो वो इसको यस करेंगे। क्रीमी लेयर में वे कैंडिडेट आते हैं जिनकी परिवार की वार्षिक इनकम 8 लाख से ऊपर होती है, वे क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर 8 लाख से नीचे होती है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है वो इसको नो करेंगे, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में। उसके बाद में अपनी जाति का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, किस पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है उसका नाम बताएंगे, किस राज्य से इशू किया गया है उस राज्य का नाम बताएंगे। इसके बाद में इशू की डेट डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट किस तारीख को इशू हुआ है। इसके बाद में फुल एड्रेस डालेंगे जहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसके बाद में बताना है कि आपकी जाति सर्टिफिकेट पर आपकी जाति का क्या नाम लिखा हुआ है, उस नाम को लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेंट्रल लिस्ट में आपकी जाति किस नंबर पे आती है। आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक को ओपन करेंगे। इसके बाद में अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, किस राज्य से हैं आप। इसमें ओबीसी की सभी जाति दी गई हैं, अपनी जाति को फाइंड कर लेंगे। आपकी जाति के आगे जो भी नंबर लिखा गया है वही आपका नंबर है। नेक्स्ट आता है वेदर यू आर पीडब्ल्यूडी। यदि कोई कैंडिडेट विकलांग वगैरह हैं तो इसमें यस करेंगे और वो बताएंगे कि 40% से विकलांगता अधिक है या कम है। अगर 40% से अधिक है तो इसमें यस करेंगे। उसके बाद में अपनी परसेंटेज फिल करेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर टाइप करेंगे और किसके द्वारा वो जारी किया गया है उनका नाम बताएंगे। किस राज्य से इशू हुआ है वो बताना है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट बतानी है, जहाँ से इशू किया गया है वहाँ का फुल एड्रेस बताना है। अपनी दिव्यांगता की कैटेगरी बताएंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद में आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड देना है जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। सबसे बेहतर है मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड कंसेंट को यस करेंगे और इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है यदि आपने पहले यूपीएससी परीक्षा दी है और आप पीडब्ल्यूडी श्रेणी में सफल होकर चयनित हुए हैं तो इसको यस करेंगे। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं या पहले कभी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में अनुशासित नहीं हुए हैं तो इसे नो करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नौकरी के अवसरों तक पहुंचाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को जानकारी देना चाहते हैं या नहीं, इसमें यस नो बताएंगे। इसके बाद में चेक बॉक्स को टिक करेंगे और डाटा को सेव करेंगे। पर्सनल डिटेल्स हमारी सेव हो चुकी है, अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, जिसमें हमें अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करने हैं, जिसमें अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी, अपना राज्य और डिस्ट्रिक्ट सभी को फिल कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और इसके बाद में सेव करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। तो इसके बाद में आता है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, तो जिसमें हमें अपना पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना है। फोटो की हाइट और विड्थ 550 पिक्सल से लेकर 1000 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। फोटो का मैक्सिमम साइज 300 KB और मिनिमम 20 KB होना चाहिए। आपका फोटो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फोटो पे आपका नाम और फोटो की डेट भी प्रिंट होनी चाहिए। सैंपल के लिए एक फोटो भी दे रखा है आपको, जिसमें आपकी आंखें खुली हुई हो, दोनों कान दिखते हो और फोटो पे आपका नाम और डेट प्रिंट होनी चाहिए। फोटो के बाद में आता है सिग्नेचर के लिए, तो इसमें कुछ सिग्नेचर के भी डायमेंशन दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। मैंने अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप आएंगे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशन डिटेल्स में हमें सबसे पहले अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल करना है। अपने डिवीजन बताएंगे कि आपकी कौन सी डिवीजन
डिवीजन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी थी आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में आपको अपनी परसेंटेज बतानी है। अगर आपके 10th में CGPA या SGPA था तो आप वो भरेंगे, परसेंटेज को छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर बताना है, अपने 10th के सब्जेक्ट बताने हैं, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, आपने कहाँ से हाई स्कूल की है। इसके बाद में बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल पास की है। उसके बाद में डाटा को सेव करेंगे। हमने हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल कर लिया है। इसके बाद में हमें इंटर की डिटेल्स को भी फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले बताना है कि इंटर कंप्लीट है या अपेयरिंग है। जो लोग NDA का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें अपेयरिंग में भी भर सकते हैं। तो हमारी इंटर कंप्लीट है। उसके बाद में फिर आपको अपनी डिवीजन बतानी है। उसके बाद अपनी परसेंटेज और CGPA में से आपको सिर्फ एक चीज को फिल करना है। पासिंग ईयर बताएंगे, सब्जेक्ट, कॉलेज का नाम और बोर्ड का नाम बताएंगे और अपने डाटा को सेव कर देंगे। हम अपना OTR UPSC के लिए कर रहे हैं तो हमें ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स को फिल करना होगा इसमें। तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी फिल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अपना स्ट्रीम बताना है ग्रेजुएशन लेवल का, कि हमने किस स्ट्रीम से की थी ग्रेजुएशन। तो आपने जिस भी स्ट्रीम से की है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे कि आपने क्या डिग्री की थी। उसके बाद में अपनी डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी थी। उसके बाद में आपको परसेंटेज या CGPA में से आपको एक चीज फिल करनी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज थी तो परसेंटेज डालेंगे, नहीं तो CGPA। उसके बाद पासिंग ईयर बताएंगे और सब्जेक्ट बताएंगे अपने ग्रेजुएशन के। नेक्स्ट आपको स्कूल या कॉलेज का नाम बताना है। उसके बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। नेक्स्ट आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या उसका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर में से आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद में डेट ऑफ इशू, आपका रिजल्ट किस डेट को इशू हुआ था वो इसमें बताएंगे। इसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये किसके द्वारा इशू किया गया था उसका नाम बताएंगे। इसके बाद में आपको फुल एड्रेस बताना है, इशूइंग ऑफ अथॉरिटी जहाँ से इशू किया गया है वहाँ का फुल एड्रेस बताएंगे। इसके बाद में पूछा गया है अगर आपकी हायर एजुकेशन फॉरेन इंस्टीट्यूट से है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसे नो रहने देंगे और सेव करेंगे। आप चाहें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। तो इसमें बता रखा है कि जिनके आगे स्टार मार्क लगा रखा है वो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने कंपलसरी हैं। डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। फॉर्मेट उसका PDF रहेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है जो कि हमारी एज प्रूफ के लिए रहेगी। उसके बाद में हमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करना है और हमें तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपनी ID, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हमने लगाई थी उसको अपलोड कर लेंगे इसमें। नीचे वाले डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है हमारे लिए, तो मैं इनको खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद में आती है पर्सनल डिटेल्स। इसमें सबसे पहले अपने फादर की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, उनकी नेशनलिटी बताएंगे। उसके बाद में फादर का प्रोफेशन बताएंगे, क्या प्रोफेशन है, वो क्या वर्क करते हैं। अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो इसमें आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और मैनुअली टाइप कर लेंगे नीचे। उसके बाद में आता है फादर का एड्रेस। यदि आपका एड्रेस और आपके फादर का एड्रेस सेम है तो आप सिंपली परमानेंट वाले पे क्लिक कर देंगे, वही एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा। इसके बाद में आपको बताना है यदि आपके पिता सेवा, सरकारी या निजी नौकरी में हैं तो उनके पद का नाम बताना है आपको। यदि वो रिटायर हो चुके हैं तो किस पद से रिटायर हुए थे उसका नाम बताना है। यदि ये सब चीजें आप पर लागू नहीं होती हैं या आपके पिताजी नौकरी नहीं करते हैं तो आप इसमें सिंपली नॉट एप्लीकेबल टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट आपको अपने फादर की एनुअल इनकम बतानी है। यदि आपके फादर की कोई इनकम नहीं है तो आप इसमें 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में फादर का स्टेट बताना है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बताना है। ये सब चीजें फिल करने के बाद में सेव करेंगे। इसके बाद में मदर की इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, उनकी नेशनलिटी बताएंगे, उनका ऑक्यूपेशन बताएंगे। फादर का एड्रेस, मदर का एड्रेस सेम है तो आप सिंपली फादर वाले पे क्लिक कर देंगे तो वही एड्रेस नीचे सेम फिल हो जाएगा। अगर आपकी माता जॉब पर है तो उनके पद का नाम बताएंगे, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे इसमें। यदि मदर की इनकम है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 टाइप करेंगे। उसके बाद उनका स्टेट और जिला बताएंगे और सेव करेंगे। मदर और फादर की इन्फॉर्मेशन के बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपसे पूछा गया है योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं सेंट्रल में, स्टेट में, PSU में, प्राइवेट में, तो आप इसमें बताएंगे, नहीं तो इसे नॉट एम्प्लॉयड रहने देंगे। नेक्स्ट आपको बताना है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड। यदि आपने पहले किसी सरकारी, निजी या किसी अन्य संगठन में नौकरी की है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद में पूछा गया है हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे इसे भी और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आती है UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्या आपको UPSC द्वारा किसी भी परीक्षा या चयन प्रक्रिया से रोका गया है। अगर आपको रोका गया है तो इसमें यस करेंगे और बताएंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आपने पहले कभी UPPSC की कोई परीक्षा दी है। अगर आपने दी है तो आप बताएंगे कौन सी परीक्षा दी है। उसके बाद में उसका अटेम्प्ट बताएंगे, कितने अटेम्प्ट दिए थे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में आपको बताना है क्या आपने UPSC में चयनित होकर कभी कोई पद को स्वीकार किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद में सेव करेंगे। इसके बाद में आता है अचीवमेंट, प्राइज, मेडल और अदर। इसके बाद में आपको बताना है कि आपने यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल से कोई प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप
प्राप्त की है तो आप उनकी डिटेल्स को इसमें फिल करेंगे, नहीं तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आप किन भाषाओं को पढ़ना लिखना और बोलना जानते हैं, कृपया विवरण दें उसका। यदि आपने किसी भाषा में कोई परीक्षा पास की है तो उसका उल्लेख करें। आप जिन भी भाषाओं को पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे वो भाषा आपने किस लेवल तक पढ़ाई की है। जैसे मैंने इसमें हिंदी सेलेक्ट की है तो इसमें बताना है एग्जामिनेशन पास वाले में कि आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है हिंदी। अगर आपको एक या दो या उससे अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बाद में सेव करेंगे। तो ये था यूपीएससी ओटीआर का पूरा प्रोसेस। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो तुरंत ओटीआर कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।